अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि कुछ कॉशियस स्टांस देखा गया है। स्टार्टिंग ऑफ द डे मार्केट के अंदर एक अच्छी चेंज देखी गई, इंट्राडे हाई भी बना। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर एक कंप्लीट फ्लक्चुएशन, हम कह सकते हैं वॉलेटाइल परफॉर्मेंस मार्केट की देखी गई। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी आज हम कह सकते हैं कि लेस पार्टिसिपेशन देखी गई, और साथ साथ जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो लैकलस्टर बिहेवियर शो करते हुए दिखाई दिए। यानी कि अगर हम बात करें आज की वैल्यू, तो वैल्यू जो है वो कम देखी गई है कल के मुकाबले में। और कल के दिन मार्केट का एक अच्छा पोजीशन, हम कह सकते हैं कि अच्छी पोजीशन थी मार्केट की। साथ साथ 40,500 अबव क्लोजर था। आज भी मार्केट के अंदर 40,500 अबव क्लोजर है, अमिड नेगेटिव एक रेंज बाउंड नेगेटिव सिचुएशन देखी गई है। साथ साथ एक हम कह सकते हैं कि जस्ट लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, आज के बिल्कुल ही कम एक्टिविटी, लेस एक्टिविटी देखी गई है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक डल परफॉर्मेंस विटनेस की गई। एक इन्वेस्टमेंट की हम कह सकते हैं ना कि जो बात हो रही थी, या आईएमएफ के आने के बाद, विजिट के बाद जो कल के दिन मार्केट के अंदर एक्साइटमेंट देखी गई थी, आज वो मिसिंग है। और साथ साथ कल सेकेंड लास्ट डे है ट्रेडिंग का, और साथ साथ फ्राइडे के दिन लास्ट डे होगा। सो अब ये कहना मुश्किल है कि कल के दिन क्या होगा। साथ साथ अगर डॉलर की बात करें तो डेली बेसिस पर रुपी जो है वो फ्री फ्लोट है। डॉलर के अगेंस्ट रुपी जो है वो डिप्रिशिएट कर रहा है। साथ साथ बिजनेस कम्युनिटीज हैप्पी कि उन्हें जो है वो अपनी वो जो एक डिमांड थी उनकी वो फुलफिल हो रही है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं उनका एक जो बढ़ना है वो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक दबाव ये भी देखा जाता है कि इन्फ्लेशनरी नंबर्स जब स्ट्रांग हो जाएंगे, इन्फ्लेशन के हवाले से जो नंबर्स का डाटा आएगा वो काफ़ी हद तक आने वाले दिनों में एक क्योस क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर जो एक हम कह सकते हैं बायसनेस या एक नेगेटिविटी देखी जा रही है, वो इसी की रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न। आईएमएफ के विजिट के बाद जब डॉलर पाकिस्तान में आएंगे तो उसके बाद चीज़ें सेटल हो सकती हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम, ये फौरी तौर पे नहीं हो सकता। तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे टैक्स कलेक्शन के हवाले से। आईएमएफ की वन कंडीशन इज दैट कि टैक्स कलेक्शन फर्दर टैक्स बेस को बढ़ाना है और टैक्स कलेक्ट करने हैं। कितने टैक्स कलेक्ट करने हैं आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या दिखाई दे रही है पाकिस्तान के अंदर। सियासत और मईशत को मुस्तहकम करना है, गवर्नमेंट की जानिब से ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। कौन कौन से एक करेक्टिव हम कह सकते हैं कि मेजर्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करेंगे, क्या पोजीशंस देखी जा रही है, इस पूरे वीक के अंदर क्या देखी जाएगी, आने वाले दिनों की क्या फोरकास्ट है, और आईएमएफ ने जो जीडीपी ग्रोथ रिवाइज की है वो कितनी की है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। सलमान नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, आप चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जाहिद साहब आपसे। जाहिद साहब, क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक नंबर्स, जीडीपी ग्रोथ एंड फाइनली आईएमएफ की तरफ से एक रिवीजन कि यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ जो है वो फर्दर अब कर्टेल हो जाएगी। इकोनॉमी किस तरीके से आप देख रहे हैं बढ़ते हुए? देखिए जी, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में तो दो राय नहीं है। अभी तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो बड़ी इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। और पाकिस्तान का हमें ये पता है कि जो आईएमएफ अभी आया हुआ है और उसका 9th रिव्यू चल रहा है, और ये भी तकरीबन कोई 2 महीने लेट है। और ये 2 महीने लेट इसी वजह से हुआ है कि जो हमने डॉलर को एक जगह पे रोक के रखा हुआ था, और आईएमएफ की और भी दूसरी कंडीशनैलिटीज़ भी थी, जिसमें पेट्रोलियम लेवी भी थी, जिसमें टैक्स कलेक्शन का भी मसला था, और डॉलर को एक दफ़ा रोक के रखना भी एक रेट के ऊपर, ये भी मसला था। तो इस वजह से उनका ख्याल ये था कि, और बिजली के रेट, और इसी तरीके से वो ये भी चाह रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर हम 17% सेल्स टैक्स भी लगाएं पेट्रोलियम लेवी के बाद। तो हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भी रेट पिछले 2 महीने से नहीं बढ़ाए थे। इस तरह की चीज़ें थी, जिसकी वजह से आईएमएफ ने हमारा जो 9th रिव्यू था वो होल्ड कर दिया था। तो अब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर उन्हें फ़ोन कॉल की, उनकी एमडी को, और उनसे बात की कि हम आपकी तमाम कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उन्होंने अपना अब जो भेजा है मिशन हमारी तरफ, और अब उसके ऊपर हमारी कल पहली उनके साथ टॉक्स हुई हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि वो मुनकर नकीर वाला हिसाब है कि वो हर चीज़ में जिस तरीके से वो अब माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली देखें, हमारी एक क्रिटिकल सिचुएशन तो है, और क्रिटिकल सिचुएशन जो है हमारी, वो ज़ाहिर है आईएमएफ ने पैदा नहीं की, हमने खुद ही पैदा की है। और ये नुकसानात जो हम करते चले जा रहे हैं पिछली कई दहाइयों से,
और हम अपने एक्सपेंडिचर जो है उसको कट नहीं कर रहे। एक्सपेंडिचर से मुराद आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स, तो उसका भी कुछ प्रोपोर्शनेट इसमें है, लेकिन असल चीज़ जो हमारे जो लॉसेस हैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो हम लॉस करते हैं, जो कि ये स्टील मिल, रेलवे, इस टाइप के जितने भी इदारे हैं, सिख ऑर्गेनाइजेशन जो है तो उसमें हम बहुत सारे लॉसेस करते हैं, रेवेन्यू में हम बहुत सारे लॉसेस करते हैं, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे लॉसेस हैं, बिजली हम महंगी प्रोड्यूस करते हैं और सस्ती बेचते हैं, फिर उसमें लाइन लॉसेस भी हैं और इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी जो मैनेजमेंट्स के जो फॉल्ट्स हैं हमारे, तो वो सारे जाके वो जो नेट ऑफ होते हैं, वो इस वक्त जो IMF कह रहा है वो तकरीबन 2 से 2.5 ट्रिलियन है जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है इस साल का। तो अब उसमें डेट सर्विसिंग भी आ जाती है और उसमें हमने जो लोन पे ऑफ करने हैं वो भी हैं, और सारी चीज़ें सब मिला के हमारी जो बैलेंस शीट है वो 2 ट्रिलियन से 2.5 ट्रिलियन डेफिसिट में है। अब उसके लिए वो कह रहे हैं कि जी इसको आप कैसे मीट आउट करेंगे। अब उसके लिए वो 800 अरब रुपए की तो कह रहे हैं जी आप पेट्रोलियम लेवी लगाएं। इसी तरह वो कह रहे हैं जी 17% अभी ऑलरेडी 35 रुपीस हमने बढ़ाए हैं यहाँ पर। अभी हमने तकरीबन 16% जो है वो हमने पेट्रोलियम की प्राइसेस अभी इंक्रीज़ की हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जी आप मज़ीद भी इंक्रीज़ करें, जो पेट्रोलियम लेवी तकरीबन 800 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगाएं। साथ में वो ये कह रहे हैं कि जो बिजली का रेट है वो 6 से 7 रुपए पर यूनिट वो बढ़ाएं, और गैस तकरीबन कोई 70% उसकी कीमत बढ़ाएं। तो ये सब मिला के और फिर कुछ टैक्स बढ़ाएं, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शायद 200 अरब रुपए कह रहे हैं कि टैक्स लगाएं, कुछ कह रहे हैं 600 अरब लगाएं। मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 800 अरब रुपए के टैक्स लगेंगे। राइट। तो ये एक मिनी बजट होगा। तो इस तरह से ये हमें असल बात यह है कि ये तकरीबन 2.5 ट्रिलियन का जो फिस्कल हमारा डेफिसिट है उसको मीट आउट करना है। अब वो ज़ाहिर है किसने देना है, वो पाकिस्तानी अवाम ने देने हैं, और पाकिस्तानी अशराफिया ने देने हैं। पाकिस्तानी अशराफिया के मुंह से या पेट से पैसे निकालना तो बड़ा डिफ़िकल्ट है। अब वो कैसे निकाले जाएंगे पैसे और किस तरीके से होगा, तो अल्टीमेटली उसका चलिए फर्दर कंडीशनलिटीज पे भी बात करेंगे। मैं सलमान साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट लेते चलूँ। सलमान साहब, स्टॉक मार्केट के पोजीशन आज मैं चाहूँगी कि आप एक कंप्लीट एनालिसिस दें कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई, क्या एक सीज़न चल रहा है या क्या इसकी फोरकास्ट है? जो इन्वेस्टर्स न्यू आ रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि आज हम जो पोजीशन देख रहे हैं वो कल के बिल्कुल बरक्स है। कल बड़ी अच्छी मार्केट फ्लरिश करते हुए दिखाई देती, फ्रूटफुल जो एक आउटकम था वो था। आज थोड़ा सा एक डल बिहेवियर है, तो बिल्कुल ये एनोनिमस है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जो जैसा अभी जाहिद साहब ने कहा है, जिस तरह की कंडीशन, जिस तरह की सिचुएशन हमारे इकोनॉमिक फ्रंट पे है, पॉलिटिकल फ्रंट पे है, और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो उसमें यकीनन एक अनसर्टेनिटी का पहलू आ जाता है। आया IMF की जो टॉक्स हैं अभी वो स्टार्ट हुई हैं, वो किस लेवल पर जाएंगी? गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि जितने ज़्यादा टारगेट्स में कमी आ जाए जो IMF ने टफ कर दी, जैसे अभी जाहिद साहब फरमा रहे थे कि टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाना है, पेट्रोल लेवी भी इम्पोज करना है, जो है एक्सचेंज रेट को भी जो है मज़ीद कंसोलिडेट करना है, और दीगर बहुत सारे इक़दाम हैं, गैस की कीमतें, बिजली कीमतें, ये सारे इन्फ्लेशनरी स्टेप्स हैं। अगर ये स्टेप्स ले लिए जाएँ, जो इन्फ्लेशन जो आज फिगर आया 27.5% है, सेकंड हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले 1975 में जो है 27.8 या 9 के करीब इंटरेस्ट हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट था, आज 27.6 पर आ गया है, तो सेकंड हाईएस्ट, और लगता है ये शायद पुराना रिकॉर्ड भी ब्रेक कर जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की कोशिश है, IMF को कोशिश कर रही है, कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, कुछ रिलैक्सेशन मिले, कुछ टाइम पीरियड मिले, कुछ हमें सहूलत दी जाए। उसके साथ साथ जो है प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम तो 2020-21 का शुरू हुआ है, जो पूरा नहीं होके दे रहा है। $2 अरब बड़ी मुश्किल से मिले थे 2022 में, फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सस्पेंड होता रहा, और फिर हुकूमत ने रिक्वेस्ट की कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए, तो थोड़ा बहुत बढ़ाया भी है, टाइम भी बढ़ाया है, और इस प्रोग्राम की वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ाई है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट एक जगह ठहरी हुई है कई सेशन से। इसको हम वेट एंड सी की पॉलिसी अडॉप्ट की, वॉल्यूम लो है, रेंज बाउंड है, लैकलस्टर है, और अकॉर्डिंग टू दी IMF नेगोशिएशन मार्केट विल बिहेव। हाउएवर मार्केट का जो प्राइस अर्निंग रेशो है हिस्टोरिकली लो है, इतनी नीचे मार्केट कभी भी नहीं आई थी जितनी कि आज है। 3.6 की प्राइस अर्निंग रेशो पर है, इससे पहले 3.8
3.9 का प्राइस अर्निंग रेशो 2008 में आया था। उसके बाद अब ये उससे भी नीचे ये इस वक्त हमारी मार्केट आ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें डाइजेस्टेड हैं। सिर्फ एक इंतज़ार है कि आईएमएफ से अगर मामला मुनासिब तरीके से सेटल होते हैं तो मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक हम अनकरीब आइंदा चंद सेशन में देख सकते हैं। जितने मुनासिब तरीके से होते हैं, जितनी फ्लेक्सिबल कंडीशन के साथ होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज़, एक न्यूज़ जो शेयर करना ज़रूरी है, वो है बैरक गोल्ड ने $300 मिलियन बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दिए हैं। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। ये आपको याद होगा दिसंबर मंथ में इसको लीगली रेकोडिक के मामले को सेट करवाया गया, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो इसमें अपना खुद से तरीके से जो है वो सारी चीज़ें देखी, इसको ऑफिशियल किया गया, लीगल किया गया। अब यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ है, माइनिंग स्टार्ट हुई है, तो इसके ऊपर ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। इस न्यूज़ के ऊपर हम डिटेल प्रोग्राम्स भी करेंगे, लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी थी। मैं जाहिद साहब से बोलूँगी कि जाहिद साहब थोड़ा सा इसके ऊपर एक हमें कमेंट दे दें, तो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए जी, रिकोडेक में हमें ये पता है कि वहाँ से हमें जो मादनियात निकलनी है और उसमें जो सोने के ज़खायर हैं और इस तरह से जो दूसरी कीमती चीज़ें हैं, तो उसमें रिकोडेक के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया और वो हमारा सारा प्रॉब्लम हो गई। फिर इंटरनेशनल कोर्ट में, कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो मैटर गया, वहाँ से हमारे ऊपर कोई $6 बिलियन का इसमें फाइन पेनल्टी हो इम्पोज किया गई थी, गया। राइट। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने उसमें निगोशिएशन शुरू की और फिर फाइनली वो कंक्लूड हुआ और अब ये है कि उनको रिकोडिक के लिए दोबारा उसी कंपनी को हमने वो असाइनमेंट दे दी है कि वो उसको वहाँ पे करेंगे, डिग आउट और माइनिंग करेंगे। और उसके नतीजे में अब हमें वो पहली ट्रांच जो है वो $3 मिलियन की वहाँ से मिल गई है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है और ये पाकिस्तान को तकरीबन को $1.5-2 अरब साल के इससे मिलने हैं और उसमें कुछ सूबे का हिस्सा है, कुछ मरकज़ का हिस्सा है और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से एक हमें एक पाथ मिल जाएगा कि और भी जो पाकिस्तान में इस तरीके से मादनियात हैं उनको किस तरीके से आगे में लेके चलना है और किस तरीके से एक पाकिस्तान के बेनिफिट में किस तरह इस्तेमाल करना है। तो पाकिस्तान में बेशुमार कोयले के ज़खायर भी हैं, सोने के ज़खायर भी हैं, जिप्सम के ज़खायर भी हैं और इस तरीके से कीमती जो धातें हैं उनके बेबहा ज़खायर हैं और गैस भी माशाल्लाह लेकिन उसकी निकल माइनिंग रही है। काफ़ी डिफिकल्ट है सर। उसकी माइनिंग डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन आप अभी देखें हमारी एक सक्सेस स्टोरी तो है ना थर में कि हमने वहाँ पे अपना लगभग 4 यूनिट हमारे वहाँ पे चल गए हैं और जो 2,500 हज़ार मेगावाट यूनिट बिजली बनाएंगे, 2,500 हज़ार यूनिट मेगावाट बिजली बनाएंगे। 2 इसमें स्टार्ट हो गए और 2 अभी ऑन द वे हैं। तो इस तरीके से हमें वहाँ से भी तकरीबन $2.5-3 अरब की हमारी थर से सेविंग होना शुरू हो रही है। कुछ हो गई है और कुछ अपना फरवरी और मार्च से वो भी शुरू हो जाएगी। और अब ये रिकॉर्डिक से भी अगर ऑल्दो हमें वी इस विल तरीके यूज से द कोल एज वेल, वहाँ का जो कोल है वो जी हाँ, भी अच्छा, मैटर बलूचिस्तान करता है में भी बहुत। कोयले के हाँ। बहुत ज़खायर हैं, बलूचिस्तान में भी कोयले के बहुत बड़े ज़खायर हैं, उनसे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ये गालबन यही वजह है कि जो बलूचिस्तान में भी हमें इंसर्जेंसी को फेस करना पड़ रहा है और अभी हमने वहाँ पे भी देखा KPK में दोबारा इंसर्जेंट्स जो हैं वो सर उठा रहे हैं। तो एक तो बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को इसके लिए एडमेंट होना होगा और एक अपना रिजॉल्व शो करना होगा कि हम इसके साथ इस किस्म की दहशतगर्दी को अब किसी सूरत में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि हम 2 दफ़ा पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त दे चुके हैं, बलूचिस्तान में भी हम उन्हें शिकस्त दे चुके हैं और अब वो दोबारा अगर सर उठा रहे हैं, बलूचिस्तान में थोड़ी बहुत अभी है इंसर्जेंसी, लेकिन ये कि KPK में वो बड़ा अब विग्रेसली दोबारा वो लोग आए हैं दहशतगर्द। तो जैसे कि IG साहब ने आज कहा है वहाँ पे KPK के बड़े काबिल अफसर हैं वो, तो मैं जानता हूँ उन्हें, उन्होंने जो बात की है उन्होंने कहा कि ये सारे जो हैं ये कोई बाकायदा एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत नहीं है, ये लोग हैं जो बिखरे हुए लोग हैं और इन्हें कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है इन्हें कर्ब करना। तो मैं समझता हूँ अगर उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट दिया जाए और पेशावर वगैरह में वो सारा जो वहाँ का इलाका है उसको अपना सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पे लॉन्च किए जाए, तो इस तरीके से ये है कि हर आदमी की जो नकलो हरकत है वो आपके पास कैमराज में आएगी और आप उसको देख सकेंगे। तो इस तरह एक एक आदमी के पीछे जाना तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो जितना हम इसमें लॉसेस कर रहे हैं, अभी भी हमारी देखें ना कितनी कीमती जानें हमारी उसमें ज़ाया हुई हैं इतने जो परसों के चैलेंजेस हैं और अटैक उसके में। बाद अगर ऐसा कोई दहशतगर्दी और सामने आती है तो ये हाँ, बहुत ही और कितने लोग बैड जख्मी हैं, सिचुएशन कितने क्रिएट लोग करती है। अपाहज हो जाएंगे, ये कितना हमारा नेशन का लॉस है। जी। मैं समझता हूँ कि उससे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम वहाँ पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं
और पूरे सूबे को हम एक सेफ सिटी प्रोविंस बना सकते हैं। तो उस तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और हमें उस तरफ जाना चाहिए। और ये एक नेशन के रिजॉल्व के तौर पे अगर देखा जाए तो ये कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। और आज हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी रिजॉल्व का इजहार किया है और मैं समझता हूँ कि वो एक डूअर हैं। और जहाँ भी अब देखें, कल वो फ़ौरन मौके के ऊपर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहाँ पर पहुँचे और सारी हमारे DGISI भी पहुँचे और उन्होंने जाके उस सारी सूरत हाल का अपना फर्स्ट हैंड उसकी नॉलेज ली और चीज़ों को समझा और देखा। मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से अगर एक्टिविटी होगी और हम लोग इसी तरीके से उसको आगे कन्फ्रंट करेंगे इन चीज़ों को और उसमें फिर अपना फुल फोर्स के साथ इन्हें कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर ये कि इसमें दुनिया भर में एक बड़ा गलत मैसेज आता है। दुनिया भर में असल में तो मकसद इनका यही होता है कि हमारी जो ऑप्टिक्स है दुनिया में वो अभी खराब सर करें। बिल्कुल मैं आपकी इसी बात को आगे कंटिन्यू करूंगी कि एक चीज़ें कितनी ज़्यादा अभी मैनेज हैं। अभी प्रेसिडेंट आए हुए UAE के, उनका भी आना एक वो था कि उनके विजिट में कुछ ऐलाना मुतवक्के थे। साथ साथ सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, रशियन डेलीगेशन आया 80 अफराद का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अरसे बाद ये हम देख रहे हैं, FDI आने की सूरत है। तो उसके बावजूद इन चीज़ों को मद्देनजर रखना, चैलेंजेस देखना, फ्लड का इतना ज़्यादा अफेक्ट करना पाकिस्तान को और उसके बाद ये दहशतगर्दी करना, दिस इज़ रियली बैड। देखें, ये असल में टाइमिंग ही है कि ये जो दहशतगर्द हैं, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के खैर ख्वाह तो है नहीं, ये पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि बदतरीन मुखालफिन है। और ये टाइमिंग इसी तरह की चूज़ करते हैं कि जब पाकिस्तान में कोई इस तरीके से कोई बेंचमार्क, कोई नई लैंडमार्क, कोई नई अचीवमेंट होने जा रही होती है। जैसे पहले आपने CPEC के दिनों में देखा कि जब CPEC के लिए प्रेसिडेंट शी यहाँ पाकिस्तान आ रहे थे तो उनके किस तरीके से विज़िट को सबूताब किया गया और उसमें डिले हुआ। तो इसी तरीके से ये हमारे जो दहशतगर्द और इस तरह के जो अनासर हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं, वो उनको पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है और पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना, ये उनकी आंखों में खटकता है। तो उसमें ज़ाहिर है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं और वो उस तरह से उन्होंने यहाँ पे लॉन्चिंग पैड बनाए हुए हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह, ये सबको पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि ये सारी चीज़ें हैं। और दुनिया में जो भी नेशन तरक्की कर रही होती है उसके सामने इस तरह के इम्पेडिमेंट्स आते हैं और ये टीदिंग प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने पहले भी 2-3-4 दफ़ा इनको करके देखा हुआ है और इंशाल्लाह अब भी कर लेंगे, ये रिजॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह। असल बात यही है कि हमें पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है और इसमें ठीक करने के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं और हर आदमी का एक अपना फार्मूला है। लेकिन बात यह है कि जो भी चीज़ है जिधर भी जाती है उसको इंस्टेबिलिटी को हमें एज ए नेशन और सारी की सारी पार्टियों को इकट्ठे हो जाना चाहिए। और आज जो पार्टी भी पीछे रहेगी और इसमें अपने आप को आगे बढ़ के नहीं पेश करेगी कि जी हम आपके साथ खड़े हैं और मिल के करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो सिंगल आउट होगी। और हमें चाहिए कि सारी पार्टियाँ मिल जाएं और सब लोग इकट्ठे हो जाएं। सियासत देखें, साल बाद भी हो जाएगी, 2 साल बाद भी हो जाएगी, 6 महीने बाद भी हो जाएगी। और ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा, इस मुल्क के ऊपर हम हुक्मरानी भी कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे और इस मुल्क से जो फायदे हम समेट रहे हैं वो हम समेटते रहेंगे और समेटते रहेंगे। और हमारी नस्लों के लिए हमें तो देखना है ना। देखिए, हमने अपनी जिंदगियां गुजार ली हैं, अब हमने ये देखना है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको हम क्या चीज़ दे रहे हैं और क्या दे के जाएंगे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो किस तरीके से होगा। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि अब देखें, हमारी जो आर्मी है उसकी जो लीडरशिप है वो भी ताज़ा दम है और एक बड़े भरपूर रिजॉल्व के साथ ये लोग आए हैं और ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे साथ है, वो भी दहशतगर्दी को आज की दुनिया में कोई भी उसको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जितनी भी दहशतगर्दी है ये चलेगी नहीं, ये चंद दिन की बात है और इसमें इंशाल्लाह पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे साथ होगी। सैलाब में भी हमने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारा साथ दिया। और अब ये जो हमारा क्रंच है, जो फाइनेंशियल क्रंच है, इसमें IMF वाले आए हैं, वो हमें ग्रिल भी कर रहे हैं और हमें ग्रिल होना पड़ेगा। हमारे अपने जो मामलात हैं उन चीज़ों को हमने ठीक नहीं किया। तो हमें तो होना ही पड़ेगा, दिस इज द वे आउट। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी लेकिन ये है कि ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, जो मैनेसेस हैं जिनसे हम अभी पास थ्रू हो रहे हैं, ये हम इन चीज़ों को ठीक कर लें, हम इन चीज़ों को फिक्स कर लें,
तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट है। और ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है, इतनी रोबस्ट है कि हमें कितनी दहाइयों से हम देख रहे ये हैं, जर्क्स मैटर नहीं करते, कितनी बिल्कुल दहाइयों से हम देख रहे हैं बिल्कुल। कि सारे मैनेज हमारे साथ चल रहे हैं, उसके बावजूद हम सस्टेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह इससे भी हम सस्टेन कर जाएंगे। वेल, वेरी डिटेल जाहिद साहब ने बताया है। सलमान साहब, इसी के ऊपर कमेंट कीजिए कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें सेट हैं या की जाती हैं कोशिशें अपने, जैसे कि आपने जाहिद साहब ने कमेंट में कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ही इज़ वेरी डूअर। उनका जब जैसे कल ब्लास्ट हुआ या जो चीज़ें हुई दहशतगर्दी को उन्होंने देखा, फ़ौरन वहाँ पहुँचे, वहाँ पर उनकी एक कहते हैं ना कि आप एक साथ जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। इसी तरीके से उनकी जो एक एनर्जी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा है। आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर देखें, बलूचिस्तान में देखें, गवादर में देखें, सब जगह पे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी कितना ज़रूरी है? ग्लोबली रिसेशन का इम्पैक्ट ऑल्दो ये भी डिस्कस करेगा। देखें, जो जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का है, ये तो अभी एक आध हफ्ते से ये सिचुएशन शुरू हुई है, लेकिन उससे कबल अगर एक साल का पीरियड अगर हम एनालिसिस करते हैं तो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है। और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व भी जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। हमारी एक्सचेंज रेट भी जो है वो हाईएस्ट इन द हिस्ट्री इस वक्त है। इंटरेस्ट रेट जो है 17% पर है। और बहुत सारे जितने भी मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त वीक हैं। और ख़ुद IMF की फोरकास्ट है कि जीडीपी में हम मज़ीद हमारी जीडीपी में जो है गिरावट आएगी। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर जब यूक्रेन रशिया की वॉर शुरू हुई थी, पूरी दुनिया में एक रिसेशन लाइक सिचुएशन थी, लेकिन उसमें बेहतरी आ रही है। वहाँ पे इन्फ्लेशन में इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी कमी हुई है, ऑयल काफ़ी घट गया। इसके साथ साथ जो है जो दीगर इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू थी वो कंट्रोल में आ रही हैं। और IMF की फोरकास्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पे जीडीपी ग्रोथ थोड़ी बेहतर हो जाएगी कुछ अरसे में। तो हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा मेन इशू हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और राइट नाउ, जैसे अभी जाहिद साहब ने कहा, इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों को तमाम इख्तलाफात को बाले ताक रख के एक हो जाने की ज़रूरत है, और ताकि दहशत गर्दों को एक पैगाम जाए कि हम एक हैं और हमें कोई तफरुक़ा नहीं है, और हमारी मईशत के लिए भी ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है। हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है, इकनॉमिक फ्रंट पे तो बेतहाशा कोशिश कर रही है, और जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, अपने जो उनके बस में वो कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट। और पॉलिटिकल फ्रंट पे भी मैंने देखा है कि काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से भी एक पेज पर बैठा जाए और एक मईशत के लिए चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी साइन करा जाए। उसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल फ्रंट पे भी कोई चार्टर्ड ऑफ पॉलिटिकल फ्रंट पे साइन होना चाहिए और एक लाहे अमल तैयार करना चाहिए, ताकि फॉर द टाइम बिंग इस वक्त हमें दो चैलेंजेस बड़े हैं। एक तो ये दहशतगर्दी जो सर उठा रही है, ये तकरीबन 4-5 साल के गैप के बाद दोबारा इसने सर उठाया है, और मैं समझता हूँ उसको अगर इस वक्त कंट्रोल कर लिया गया तो उसका डैमेज अभी इतना हुआ नहीं जितना हो सकता है। इसको फेस करा जाएगा। फिर उसके बाद इकनॉमी, हमारी इकनॉमी पे जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसमें तो हर हाल में हमें सियासी एक्टिविटीज़ को बाला ताक रखा जाए, सियासी फैसलों को बाला ताक रखा जाए, मुल्क और मईशत के लिए फ़ैसले करे जाएँ। तो लिहाजा तमाम चाहे हम रशियन ऑयल देखें, अभी हम फॉरेन पॉलिसी देखें, एक डिप्लोमेटिक वे में बड़ी अच्छे तरीके से हम कंट्री टू कंट्री डील कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत का जहाँ भी हो सकता है, UAE के प्रेसिडेंट भी अभी आए हुए थे, इससे पहले सऊदी क्राउन प्रिंस आने वाले थे, चाइना के भी आने की बातें हैं, कोशिशें जो कर सकती है हुकूमत वो कर रही है। मगर मसला ये है कि बाहर का जो भी इन्वेस्टर होता है, जो भी डेलीगेशन होता है, जो भी जब किसी मुल्क में जाता है वो ये देखता है कि मौजूदा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। अगर वो कोई एग्रीमेंट करता है, आया वो वायबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वो कोई भी एग्रीमेंट करेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो फिर प्रॉब्लम में आएगा। तो लिहाजा सब वेट एंड सी पर चले जाते हैं, वेट करते हैं कि जी आप हमें कोई जब तक एक वे आउट नहीं दिखाते हैं, कोई ऐसा लॉन्ग रन का आप हमें प्रोग्राम बनाकर नहीं देते और हमें लगे हाँ ये सस्टेन करेगा, ये पॉलिसी सस्टेन करेगी, तो वाई नॉट। इन्वेस्टमेंट के लिए सब तैयार हैं, बड़े अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, बहुत सारे जगह मौजूद हैं। और इस वक्त तो ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट की मिसाल ले लें, जो इस वक्त अपने लोएस्ट इन द हिस्ट्री इस वक्त जो है स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस आ चुकी हैं, लेकिन दे आर वेटिंग कि भी कोई
एक लाहेअमल तो बन जाए, सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट पे स्टेबिलिटी आ जाए, मैं समझता हूँ कि 50 to 60% प्रॉब्लम्स आपके पाकिस्तान की हल हो जाएगी। तो जो भी मुहिब वतन पार्टीज़ हैं, सियासी लोग हैं, उन्हें ख्याल करना चाहिए, उन्हें मुल्क के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, टाइम बहुत पड़ा है, जब ये चीज़ें कुछ कंट्रोल में आ जाएं, अब अपनी सियासत कर लीजिएगा, दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाएगा। अभी इलेक्शन की तो कोई सेंस ही समझ में नहीं आ रही। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें आप, और उसके बाद मईशत की सूरत हाल देखें। अरबों रुपए लगते हैं एक इलेक्शन पे। ये 35 सीटों पे जो इलेक्शन है, इसका तखमीना तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए का है। पाकिस्तान की मईशत कहाँ जा रही है, आपको इलेक्शन की पड़ी हुई है, और इस इलेक्शन को कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि जनरल इलेक्शन जो है वो इस साल के एंड में होना है। तो लिहाजा इलेक्शंस वगैरह और इस तरह की जो बातें हैं, इसको अभी दरगुजर करना चाहिए, कोई लाहेअमल बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर ये सब मिलके बैठ जाएं जिस तरह हुकूमत चाह रही है, तो आप इकोनॉमी में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देखेंगे। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी जो है वो अब हम डॉलर के हवाले से देखें तो दे आर नाउ एक ब्रीदिंग उनकी दिखाई दे रही है, बिकॉज थोड़ा सा बीच में जो एक क्योस था अब वो कम हो रहा है। डॉलर के अगेंस्ट रुपी का फ्री फ्लोट होना, जो उनकी काफ़ी अरसे से डिमांड थी, वो अब पूरी हो रही है। IMF की जानिब से जो कंडीशंस रखी गई वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। तो जाहिर साहब, बिजनेस कम्युनिटी का क्या बिहेवियर है अब? क्या वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं? क्या वो अब बिजनेसेस कर रहे हैं? LCs का इशूज़ क्या सॉर्ट आउट हो गया है? कहाँ दिखाई दे रही हैं सारी चीज़ें? देखिए, एक बात मैं थोड़ा पॉलिटिकल जो बात हो रही थी उसमें ज़रा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से कहना चाहता हूँ। 2018 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में अटैक हुआ था टेररिस्ट का, तो उसमें खान साहब को एक फेस सेविंग मिली थी कि वो जो धरना उनका चल रहा था काफ़ी लंबा, तो उस वक्त एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि सारी कौम को एक जगह इकट्ठा होने की ज़रूरत पेश आई, और खान साहब ने फिर वो अपना धरना जो है उसको वाइंड अप किया, और जाके जो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो उसमें वो फिर शरीक हुए। तो इस तरीके से एक पूरी नेशन का एक एजेंडा बना कि हमने इसको किस तरह से दहशतगर्दी को कन्फ्रंट करना है, और उसके लिए 100 बच्चों की शहादत जो थी वो एक टर्निंग पॉइंट ज़रबे अज़्ब भी चल रहा था उस वक्त, याद होगा आपको। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब आज भी ये इतनी शहादतें जो हुई हैं पेशावर में, और पेशावर यानी KPK खान साहब का सूबा है जिसमें वो 9 साल से हुकूमत कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा जो वाक़या ये हुआ है, ऐसा एक ब्रेक थ्रू है कि अब खान साहब, मैं समझता हूँ कि अगर पेशावर पहुँचें और प्राइम मिनिस्टर को ये ऑफ़र करें कि जी मैं आपके साथ हूँ इस दहशतगर्दी को कन्फ्रंट करने के लिए, और आइए हम मिल के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और क्या ही अच्छा हो, प्राइम मिनिस्टर साहब तो वेलकम ही करेंगे। क्या ही अच्छा हो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी ज़मान पार्क पहुँच जाएं और उनसे कहें कि जी आओ, ये मसला है, हम इसको मिल के हैंडल करते हैं, और ये पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान के बच्चों के फ्यूचर का मसला है जी। तो ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू है कि जो एक इंसानी अलमिया है, और इस इंसानी अलमिया से बड़े सख्त से सख्त दिल इंसान का भी दिल नरम हो जाता है, पसीज जाता है, पिघल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारी ये 13-14 पार्टियाँ तो एक तरफ हैं ऑलरेडी, एक हमारे खान साहब भी अगर आज इस मौके पे अगर 2-4-6 महीने के लिए जो जो उनकी पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसको ज़रा बैक बर्नर पे डाल दें, और इस मौजू के ऊपर अगर हाथ आगे बढ़ा दें, और प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह करें, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा गेस्चर अच्छा हो जाएगा ये, और ये सारा जो इंस्टेबिलिटी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, खान साहब को फेस सेविंग भी मिल जाएगी। अच्छा, अब जो आपका सवाल था ये जो हमारा ये डॉलर के हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, हाँ, तो उसमें देखें बात ये है, सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस की अगर हम बात करें, तकरीबन 30 अरब डॉलर पाकिस्तान में आता है जी। अच्छा, अब इसमें पर डे जो है वो 10 करोड़ डॉलर आता है पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस। अब लोगों को तो डे टू डे उनका प्रॉफिट या उनके जो मैनेजमेंट होती है ना अफेयर्स की, अब फर्ज कीजिए कि बाहर से जो लोग पाकिस्तान में पैसे भेज रहे हैं, उनको जब ये पता चले कि जी मुझे ऑफिशियल वे में मुझे 227 रुपये मिलेंगे, और मैं अगर उसमें भेजूँ अब हवाले से तो मुझे 267 या 270 रुपये मिलेंगे, तो जाहिर है कि वो भी गरीब लोग होते हैं, वो अमीर लोग तो नहीं होते ना, तो वो चूज करेंगे वे कि जिसमें लेकिन जाहिर साहब वो गरीब अमीर वाला छोड़ के ये पेट्रियाटिज्म के भी हवाले से हम पेट्रियाटिज्म डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले इंसान अपने आप को देखता है,
उसके बाद फिर पेट्रियोटिज्म सर पे ये जाता है। ऑक्सीजन तो है नहीं कि वो अपने आप को देख रहे हैं, हम नहीं, मुल्क को भी तो ऑक्सीजन ही कर रहे है। हैं ना नहीं, सर, ये देखें भी तो है। देखें, हमें थोड़ा ना रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। हम वो तखय्युलाती बातें ना करें। आपने बिजनेस कम्युनिटी का पूछा है ना, मैं बिजनेस और कम्युनिटी को बता रही हूँ, और लेकिन मैं फिर टैक्स की बात आती है तो फिर यहाँ से सवाल जो करता है वो नताशा, फिर वो देखें, एक अलग डिबेट हो देखें, जाएगी जब सर। रेट की बात आ जाती है ना कि क्या रेट, 227 या 267, जब रेट की बात और कैलकुलेटर की बात आती है ना, तो फिर वो कैलकुलेटर ही विन करता है। तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। अब बात क्या है कि जब ये 10 करोड़ डॉलर डेली आता है पाकिस्तान में, तो जब हम उन्हें ये 2-3 वे दे देते हैं, तो वो फिर कौन सा वे चूज करेगा बंदा? जिसमें उसने उनको choose- फायदा होता है। जिसमें उसका फायदा होगा। ठीक है, जी। फिर उसकी यहाँ अपने बाल बच्चों को या अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को पैसे भेज रहा है ना वो बंदा, तो ये सारी चीजें सोचेगा। अच्छा, अब बात यह है कि जब अब वो हवाले का, यानी गवर्नमेंट ने जो इंटरबैंक रेट है वो बढ़ा दिया है और वो तकरीबन हवाले के बराबर हो गया है। ठीक है, अब हवाले के अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब यह है कि अब लोगों के पास ऑप्शन रह गई कि जी हम ने अब यहाँ पे आ जाती है पेट्रोटिज्म, कि जब हमें सही रेट पाकिस्तान से ही मिल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिल रहा है, तो हम क्यों ना उसको ऑप्ट करें। तो अब यह है कि ये आपकी जो रेमिटेंस है इसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगी। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें दो तरीके से आप इम्प्रूवमेंट देखेंगी। एक तो रियल सेंस में आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और दूसरा ये कि जो मनी बाहर लोग होल्ड कर लेते हैं इस उम्मीद में कि जी शायद अच्छा रेट हमें मिल जाए, तो वो पैसे भी अब पाकिस्तान में आएंगे। और यही वजह है कि आपने जब इसको फ्री फ्लोट किया है तो आज भी कोई 2-2.5 रुपये रेट कम हुआ है, कल भी कोई 4 रुपये रेट कम हुआ था। लेकिन ये चीज़ आर्जी है, जो रेट कम हो रहे हैं ना ये आर्जी है। ये रेट होंगे जाके स्टेबल, अभी सेटल्ड, ये थोड़ा दोबारा फिर कम हो जाएंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा और फिर ये रेट सेटल होंगे। और हमें अगर डॉलर का रेट बढ़ता है ना तो हम फिर पैनिक में नहीं आना चाहिए। और हमें जो हमारे तबसरा निगार हैं जो शुरू हो जाते हैं कि जी देखें क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, डॉलर जीत गया, डॉलर हार गया, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपको पता है फिर रेटिंग का, फिर प्राइवेट चैनल, ये तो अपना अपना एजेंडा तो होता बात है। ये है ना, नहीं ठीक है, वो एजेंडे को थोड़े अब रेटिंग के हवाले से जो आपको पता है ना, रेटिंग है। यहाँ पेट्रियोटिज्म आती है ना कि हम तो देखें ना, ज़बान ही हिलानी है हमने। एक तरफ तो लोगों का मटेरियल गेन है, एक तरफ लोगों की ज़बान ही हिलनी है। तो जिसकी ज़बान ही हिलनी है वो थोड़ा सा 4 दिन बाद हिला ले। खैर, तो पॉइंट ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा इसको फ्री चलने दें, फ्री मार्केट इकॉनमी पे चलने दें। जब हम साइकिल चल रहा और उसके पहिए में हम कोई डंडा अड़ाते हैं तो वो साइकिल पूरे का पूरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली। तो हमें उसको नहीं करना चाहिए, इसको फ्री फ्लोट करना चाहिए। इससे देखें हमारी रेमिटेंस बढ़ेगी, इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इसमें जो लोग पैसे ब्लैक चैनल से भेजते हैं वो लीगल चैनल से भेजना शुरू कर देंगे, उसका इम्पैक्ट भी हमें आएगा। और इस तरह से, और साथ ही साथ जब हमारी डॉलर का रेट बढ़ता है ना तो हमारी इंपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ती है। तो जब इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती है तो इंपोर्ट कम होती है, ऑटोमेटिकली कम होती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा इंपोर्ट पे रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त रेवेन्यू गैप है वो भी बेहतर होगा और उसमें हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ये 3-4 चीज़ें जो है पाकिस्तान के बेनिफिट में जाएंगी। दूसरी तरफ क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर IMF आपके साथ आएगा, फिर आपके पास आपके डोनर्स आएंगे, आपके दोस्त जो ममालिक हैं जो फाइनेंशियल वो असिस्टेंस है वो तो वो सारे जो वेट करे। और ये कि फॉरेन चलें जाहिद साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी है। सलमान साहब भी मौजूद हैं, जाहिद साहब भी मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो गुफ्तगू डिटेल में हो रही है। सलमान साहब, मैं आपसे कमेंट लूंगी, डॉलर के हवाले से बताइए कि एक ये भी बात हो रही थी कि पहले डॉलर वैनिश हो गया था, अब डॉलर आ रहा है तो कुछ लोग बोल रहे हैं इतने में खरीद दो, ये कर लो, ये जो ये चल रहा है मार्केट के अंदर, इन लोगों को क्या एडवाइस करेंगे आप? देखें, स्पेकुलेशन काफ़ी हुई है, हो रही है और कुछ अरसा और होगी, लेकिन अब ये अपने इख्तितामी मराहल की तरफ है। डॉलर अगर IMF की ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसके बाद बायलैटरल मल्टीलैटरल डोनेशंस पाकिस्तान में आएंगी। 10.5 अरब डॉलर के जेनेवा में मुआहदे हुए हैं, वो सब ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है मैं समझता हूँ अच्छे खासे डोनेशन पाकिस्तान को मिलेंगे, फ्लड से रिलेटेड मिलेंगे और दूसरे जो तरक्याती मंसूबे हैं उससे रिलेटेड जो है जो वादे हुए हैं वो होंगे। तो डॉलर फॉर द टाइम बिंग आई थिंक कि एक बिकॉज ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन थोड़ा सा हाई चला गया, राइट, अबव 270 इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और जो सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट बने रहते हैं, जो बता रहे होते हैं, वो ना खरीदें बेहतर है, मेरा मशवरा है। और इसकी ये जब IMF अल्लाह करे
मेरा ख्याल है 3 से 4 दिन में हमें IMF के डील होने की बात पता चल जाएगी और इंशाल्लाह हो जाएगी, और अल्लाह करे हमारी कंडीशंस पे हो तो बहुत अच्छा होगा। तो ये डॉलर आई थिंक के 250-55 तक आ सकता है। लिहाजा अभी डॉलर में जंप कोई ना करा जाए, और बल्कि मैं जिसके पास है वो प्रॉफिट बुक ज़रूर कर ले, मेरा मशवरा है। और काफ़ी डॉलर्स लोगों ने होर्डिंग पर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की हुई है डॉलर्स की। उसके बाद रेमिटेंसेस जैसे में इजाफा होना शुरू हो गया है, रेमिटेंस में इजाफा शुरू हो चुका है। और इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो रुके हुए थे इन्वेस्टर वो यकीनन अब पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं। तो फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग डॉलर इज़ वेरी मच, इवन गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज को रिलेशन विद इंटरनेशनल मार्केट ये इससे कोई रिलेशन नहीं बन रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई गोल्ड की इतनी अपसर्ज नहीं हुई है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान में हुई है बिकॉज ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, डॉलर, लाइक IMF डील, लाइक हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, जिसके बाद गोल्ड जो है वो हमेशा अनसर्टेनिटी में ख़रीदा जाता है और इसमें सट्टा हुआ है। बल्कि मैं समझता हूँ बहुत सी ऐसी स्पेकुलेटिव माफियाज जो पहले प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करती थी वो जंप करके गोल्ड की तरफ आई हैं कि चले वहाँ काम नहीं हो रहा तो यहाँ काम बन जाए। तो गोल्ड में भी एहतियात करा जाए और प्लस डॉलर में भी एहतियात करा जाए इंशाल्लाह। उनके लिए इश्यूज हो गए जिनके यहाँ शादियां वगैरह थी, तो उनके लिए गोल्ड के हवाले से काफी इश्यूज हो गए। जी हाँ। जाहिद साहब प्लीज, इन्फ्लेशनरी स्पाइक के हवाले से मैं चाह रही हूँ, लास्ट कमेंट है, टाइम जो है वो कुछ मिनट्स बाकी हैं। इन्फ्लेशनरी देखिए, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो रहा है इस महीने वो तकरीबन 24.5% रहा है। और अब ये जो न्यू मेजर्स अभी आ रहे हैं, ऑन द वे हैं, इससे हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है दैट माइट गो अप टू 35%। और ज़ाहिर है कि ये एक लोगों के लिए नेगेटिव खबर है, लेकिन बात यह है कि अगर महंगाई जो है, ये बाकी सारी चीज़ें अगर आपकी चल जाती हैं, आपकी एक्सपोर्ट चल जाती है, फॉरेन रेमिटेंस चल जाती है। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, 30 अरब डॉलर जो फॉरेन रेमिटेंस आती है पाकिस्तानी रकम में 7,500 अरब रुपए बनते हैं। और ये 7,500 अरब रुपए जो हैं ये 1 करोड़ खानदानों, 1 करोड़ लोगों में आते हैं। यानी 1 करोड़ लोग पाकिस्तान बाहर से भेजते हैं, और यहाँ अगर एक कुनबे में 5 लोग भी हों तो तकरीबन 5 करोड़ लोग जो हैं उससे इससे बेनिफिटेड होते हैं। कितने से? 7,500 अरब रुपए से, 5 करोड़ लोग। तो पाकिस्तान में एक मिथ भी है इन्फ्लेशन की, जब हम बातें करते हैं ना, हाँ। ये एक मिथ भी है। असल में इन्फ्लेशन जो लोगों को इफेक्ट करती है वो तकरीबन 1 करोड़ सवा करोड़ के लगभग लोगों को इफेक्ट करती है, जो कि बहुत गरीब हैं, जो कि अनपढ़ हैं, जो कि ओवर एज हैं, जो कि या यतीम हैं, या इस तरह के जो लोग क्या एडवाइस है, आप क्या सोल्यूशन गवर्नमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं? बड़ी बेहतरीन एडवाइस है। उसमें यह है कि गवर्नमेंट इनकी वो करके ना, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन करके और इनको कैटेगरीज बना के और इनको डायरेक्ट उनके बैंक में भेजे पैसे उनको, ताकि डायरेक्ट सब्सिडी दे उनको। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा इस वक्त जो गवर्नमेंट का BISP कार्ड है, आप समझते हैं, क्योंकि अकाउंट्स तो नहीं होंगे ना ऐसे जो जितना गरीब है। अकाउंट खोले ना, अकाउंट खोले, जिसको पैसे लेने हो अकाउंट भी खोलेगा। बात यह है कि जब इसके जरिए से जब लोगों को कैश मिलेगा, और जो लोग अभी इस वक्त गवर्नमेंट अरबों रुपए देती है इसमें यूटिलिटी स्टोर्स को, और वहां पे फिर घटिया चीजें लेने के लिए लोग कतारों में खड़े होते हैं, और वहां पे उनकी इज्जत नफ्स मुतासर होती है। अब गवर्नमेंट अगर उनको सब्सिडाइज करने की बजाय अगर लोगों को डायरेक्ट पैसे भेजे, उनके अकाउंट में भेजे, वो खुद कैश अपने हाथों से गिने, तो क्या होगा कि वो खुद जाके जिस दुकान से भी उन्होंने चीज लेनी होगी वो ले लेंगे, और जो चीज चाहिए होगी, और जहाँ खर्च करना होगा वो कर लेंगे, और वो पैसे उनके अपने होंगे। और वो 1-1.5 करोड़ लोगों को जब आप इस तरीके से देंगे तो उनकी एक तो इज्जत नफ्स मुतासर नहीं होगी, दूसरी बात ये होगी कि जो गवर्नमेंट का पॉलिटिकल कैपिटल है जो मेल्ट हो रहा है इस महंगाई की वजह से, वो जब लोगों के हाथ में करारे नोट आएंगे तो वो पॉलिटिकल कैपिटल जो है उनका मेल्ट होने की बजाय बल्कि उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। लोग कहेंगे कि ये मियाँ शहबाज शरीफ आया सी तो सानू पैसे कार भेजे सी। तो ये चीज़ें जो हैं अगर इस तरीके से करेंगे तो एक तो गवर्नमेंट का उसमें एक तो स्टेट का लॉस नहीं होगा, क्योंकि लोगों का स्टेट के ऊपर हक है। तो जब जो नादार और बहुत गरीब लोग हैं उनको जब कैश मिलेगी तो अच्छा। दूसरी बात ये कि हमारी इंडस्ट्री में जो लेबर फोर्स काम करती है वो स्किल्ड लोग होते हैं, वो और सेमी स्किल्ड होते हैं और स्किल्ड होते हैं, तो लिहाजा उनकी इनकम भी माशाल्लाह ठीक और माकूल होती है। इसलिए कि जब वो एक्सपोर्ट के जरिए से हमारा एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है ना, इंपोर्ट से हम जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट की तरफ, तो वहां से जब लोगों की अर्निंग्स आती हैं वो इंशाल्लाह उनको अर्निंग्स भी बेहतर हो रही हैं और
ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये इंशाल्लाह सिचुएशन बेहतर होने जा रही है। वेल, थैंक यू सो मच जाहिद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें IMF की कंडीशंस और कंडीशंस का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर जो इन्फ्लेशनरी स्पाइक की सूरत इख्तियार कर गया, जिसके ऊपर एक केओस मचाने की कोशिश की गई। ऑब्वियसली यस, ये पाकिस्तान की एक चैलेंज है और इसको मिलकर हमें सॉर्ट आउट करना है। एज अ नेशन स्ट्रांग होने की जरूरत है, हम सबको मिल बैठने की जरूरत है। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।